नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। महाराज सीएम घना सियाना, जी हां, सही सुना आपने। जो लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को अब तक हल्के में ले रहे थे, वो सोच रहे थे कि सीएम साहब तो सीधे साधे हैं, तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये उनकी भूल थी जो लोग ऐसा सोच रहे थे। 26 अक्टूबर को मनोहर सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। सीएम साहब ने 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही ये भी बता दिया कि वो घने शाने हैं, लिहाजा आप उनसे ज़रा बच के रहिएगा। खैर, ये हिदायत थी। सीएम साहब किसको दे रहे थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आज जो सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये कि जिस बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिस बदलाव का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी, क्या वो बदलाव हुए हैं? ये जो सवाल है ये बिग बुलेटिन में रहेंगे। बीते 1 साल के दौरान कितने ऐसे वायदे हैं जो मनोहर लाल सरकार ने पूरे किए या उस दिशा में कोई कदम उठाए? आज की बहस का मुद्दा यही है। हम चर्चा करेंगे, सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे, लेकिन सरकार से सवाल भी करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद आज बिग डिबेट शुरू होगी बिग बुलेटिन में। मैं जिस दिन सरकार चलाना शुरू किया था उस दिन अनुभव मेरा 0 था। अब कोई मेरे से पूछे आपका अनुभव कितना है, मेरा 1 साल का अनुभव हो चुका है। मैं अब अनुभवी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ देखता हूँ और कौन सी समस्या को कैसे हल करना है, आई नो इट वेरी वेल। मान गए सीएम साहब, आप तो वाकई घने श्याणे निकले। आपको सब पता है कि सरकार कैसे चलानी है और सत्ता को कैसे मैनेज करना है। जो 49 साल में ना हो पाया वो आपने 1 साल में कर दिखाया। मनोहर लाल खट्टर भरा सीएम सा घना सियाना। विजन हमारे पास आ गई है, लगभग 35,000 लोगों की एडवर्टाइजमेंट हो गई है और उस एडवर्टाइजमेंट के बाद एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में से एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसके बाद नियुक्तियां होती हैं। डॉक्टर्स की नियुक्तियां हो गई हैं, लेक्चरर्स की नियुक्तियां हो गई हैं और अभी जजेस की नियुक्तियां हुई हैं। तो ये नियुक्तियां होनी प्रारंभ हुई हैं, तो इसमें से रिजल्ट निकलेगा। 26 अक्टूबर को मनोहर सरकार का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। इस 1 साल को सरकार बेहतरीन नहीं ऐतिहासिक मान रही है। कहना तो बहुत कुछ चाहती है सरकार, लेकिन तसल्ली इस बात की दी जा रही है कि विकास का ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मनोहर लाल खट्टर भरा सीएम सा घना सियाना। काफी गड्ढे भर दिए हैं, बाकी बच्चे उसको भी भरेंगे, लेकिन काफी कुछ हमने कर लिया, अपनी लाइन बना ली है। अब हम अगले वर्षों में जो हमारी गति बनी है उस गति में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, नॉट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। माफ कीजिएगा सीएम साहब, हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिनसे सरकार की तमाम किरकिरी हुई। काश की 1 साल की कामयाबी की किताब में थोड़ी सी जगह उन्हें भी मिल जाती तो बात हजम हो जाती। खैर छोड़िए इसे, जो हुआ बेहतर हुआ और आगे भी बेहतर ही होगा। बस एक अपील है आपसे कि जनता ने जिस भरोसे से आपको ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता सौंपी, कृपया कर उन उम्मीदों को कभी न टूटने दीजिएगा, क्योंकि बड़े भरोसे के साथ जनता ने बदलाव के वादे पर एतबार किया था। 1 साल पहले हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने वाले सियासत के नए खिलाड़ी मनोहर लाल अब अपने आप को अनुभवी और श्याणा दोनों बता रहे हैं। लेकिन 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष का नारा देने वाली भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि अब उसका हनीमून पीरियड समाप्त हो चुका है। अब सरकार को धरातल पर कुछ करके दिखाना ही होगा, क्योंकि अपनी पीठ खुद थपथपाने वाली सरकार को जनता ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार,
ईटीवी न्यूज चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर मारा सीएम से घना सियाणा मनोहर लाल खट्टर मारा सीएम से घना सियाणा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक साल मनोहर लाल सरकार का पूरा हो चुका है और इस साल के जो अनुभव रहे, जो उपलब्धियां रही, उन्हें मुख्यमंत्री ने पूरे विस्तार पूर्वक ढंग से रखा। काफ़ी लंबा समय लिया, तकरीबन 2 घंटे का, और काफ़ी सवाल ऐसे थे जिनके मुख्यमंत्री ने जवाब दिए, कुछ सवाल ऐसे थे जिन्हें मुख्यमंत्री टाल गए। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि जब वो सरकार में आए थे तो अनुभवहीन थे, लेकिन अब उनको 1 साल का अनुभव है और शायद ये ही अनुभव था जिस अनुभव से आज वो पत्रकारों के इतने बड़े समूह को संबोधित कर रहे थे। सवाल जो टाले गए वो ऐसे नहीं टले होंगे, कोई रीज़न रहा होगा। खैर, यही हमारी चर्चा का आज का विषय है। हमारे साथ हैं गोविंद ठुकराल साहब, संपादकीय सलाहकार ईटीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बुलेटिन में। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के मीडिया एडवाइज़र ओएसडी अमित आर्य जी। आर्य साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण ढुल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ढुल साहब, आपका भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे प्रवक्ता के तौर पर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रण सिंह मान, विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं राम सिंह बराड़ साहब, आप इनेलो के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बराड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 1 साल पूरा होने जा रहा है, 26 तारीख को चंद रोज बचे हैं। अमित आर्य जी, शुरुआत आज हम आपसे करते हैं क्योंकि आज का दिन हम सरकार का दिन मानते हैं और जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा पूरे दिन हमने उसको प्रमुखता से दिखाया, चलाया। अब सवाल कुछ ऐसे हैं जो वहां पर नहीं हो सके, बिग बुलेटिन में हम करेंगे। एक बार फिर से सरकार का जो पक्ष है उससे ही हम शुरुआत करते हैं। मुख्य 5 उपलब्धियों की बात करते हैं क्योंकि फेरिस्त काफ़ी लंबी हो सकती है आपके हिसाब से। देखिए मुकेश जी, उपलब्धि की जहाँ तक बात है तो 5 से भी बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हैं। और प्रमुख आपने पूछा कि कौन सी 5 प्रमुख उपलब्धियाँ हैं जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हरियाणा की जो एक इमेज थी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जिसको हम कहते हैं, कि वो चरम सीमा पर रही और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा तंत्र। और यही कारण है जनता ने एक ईमानदार सरकार को चुना, बहुमत दिया, नहीं तो और कोई कारण नज़र नहीं आता है इस सारे में जी। तो इस सरकार में सबसे प्रायोरिटी पे अगर किसी बात को गंभीरता से लिया गया या एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता से अगर जिस इशू पे काम किया गया है, जो मैं मानता हूँ मेरी नज़र में है, वो है करप्शन पे किस प्रकार से लगाम लगाई जाए ऊपर से लेके नीचे तक। और मैं ये कहते हुए मुझे वाकई में हर्ष हो रहा है कि आप 1 साल का पूरा ईमानदारी से अगर पूरा वो देखें तो आपको कहीं भी इस प्रकार से कोई करप्शन का केस नजर नहीं आएगा। बाकी जो 4 उपलब्धियां हैं अमित जी, दूसरा पर भी हम जो बिग बुलेटिन की जो चर्चा आज इन्हीं 5 उपलब्धियों पे हम रखेंगे जी। पहली जो आपने बात कही है भ्रष्टाचार की कही है। भ्रष्टाचार हरियाणा में खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं या पिछले 1 साल से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आपकी जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनसे जानते हैं कितनी सच्चाई इसमें मानते हैं। मान साहब, पिछला 1 साल जो बीता वो करप्शन फ्री रहा हरियाणा का, ये मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य भी कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये चाहे दावा कुछ भी करें, हकीकत कुछ हो रहा है और हरियाणा की जनता बखूबी इस बात को जानती है। अभी जैसे गाने की से शुरुआत की कि हमारा सीएम बहुत सियाना, हरियाणा में जो इस तरह की किसी के बारे में कहा जाता है ये घना सियाना है, वो एक नेगेटिव सेंस में कहते हैं। मतलब कहीं न कहीं चालाकियाँ हैं और ठगी है होती है, उसमें उसकी सेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जरूर नहीं, ये तो नेगेटिव सेंस तो खैर ओपोजिशन के तौर पे आपका देखना ही है। सियाने का मतलब वैसे समझदार होता है। हाँ, नहीं, अकेले सियाने का होता है। हाँ, घना शाना जब कहते हैं ना तब की बात है, अकेले शाने की तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, घने शाने की सेंस नेगेटिव है। चलो, इनको अच्छा लगता है ये इस्तेमाल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
बात है करप्शन की। अब ये दावा करना कि बिल्कुल हो गया, आपके हिसाब से होशियार शब्द का इस्तेमाल होगा उसमें? हाँ सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो तहसीलों में नीचे स्तर पे भ्रष्टाचार के बारे में, ये जिस तरह से गाय के बारे में सर्वे करवाए थे, करवा के देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या फीडबैक आता है। पूरी तरह से है, बल्कि जो विंडो और खुल गई है भ्रष्टाचार की, उसमें एडिशन हुआ है, कम नहीं हुआ है। अब रही बात ऊपर के स्तर पे, तो परसों का जो था उसमें एक दैनिक में आई कि एक बिल्डर मिले मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने कहा कि पार्टी के चंदे के नाम से हमसे इस तरह से पैसे लिए, तो हमने पार्टी का भी फर्ज है, वो सत्ता में आई है तो हमारा काम करे। वो बात स्पष्ट नहीं हुई, वो चंदा पार्टी के लिए लिया या खुद के लिए लिया या किसी और के नाम से लिया। तो यदि इतनी ट्रांसपेरेंट सरकार है तो ये स्पष्ट करना चाहिए। तो उसमें इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये नहीं, लेट मी स्पीक। आप बोलेंगे, हम सब सुनेंगे। हाँ, बात ऐसे होनी चाहिए। यदि आपने गंभीरता रखनी है, बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन बना के चलेंगे हम, क्यों मान साहब? हाँ बिल्कुल, हम भी सुनेंगे आपकी बात। आप कैसी भी कहेंगे, हमारे बारे में कहेंगे या अपने बारे में कहेंगे, सारी सुनेंगे। तो दो तरह के भ्रष्टाचार हैं, एक तो है पैसे का भ्रष्टाचार और फाइनेंस का, और दूसरा है एक राजनीतिक जो है वो भी भ्रष्टाचार आता है उस श्रेणी। तो मुख्यमंत्री जी के सामने जब ये बात आई तो ये राजनीतिक बेईमानी होगी यदि इसके ऊपर पर्दा डाला गया। ये बात खुलनी चाहिए। यदि इसमें कुछ गड़बड़ जाला है तो मंत्री बर्खास्त होना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2 बात, कई इंस्टांस आए, एक मंत्री और एक एमएलए के बीच में सरेआम जो है तू मैं हुई, और वो ये हुई कि एक बिल्डर से इतना अमाउंट जो है पैसा जो है वो गया और उसके खिलाफ शिकायत हुई। उसकी इंक्वायरी की प्रोसेस भी शुरू हुई, लेकिन वो इंक्वायरी भी रुक गई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने से भेंट करवाया गया कुछ किसी उसके सोशल या दूसरे उसमें, या ये जो बाढ़ आ गई थी उसके अंदर, कि ये नहीं होनी चाहिए। तो उसमें बिल्कुल खुले बात में ये आई कि कुछ पैसे का लेन देन हुआ, और वो किसकी अथॉरिटी होनी चाहिए थी, किसकी मार्फत होनी चाहिए थी। आरोप में तथ्य हैं आपके पास कुछ? नहीं, ये काम तो सरकार का है ना, सरकार बताए कि उसमें कोई नहीं। आपके पास लौटते हैं कि एक दौर की जो बातचीत है वो ये चीज आई, ये सरकार बताए कि उसमें सच्चाई क्या है, ये सरकार का काम है। नंबर 3 बात, आपके पास लौटते मान साहब, इनेलो के बराड़ साहब हमारे साथ हैं। मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ब्रीफ हाँ ब्रीफ में कर दे। खेमका जी को ये बड़ा इज्जत देते थे, कहते हैं इनसे ईमानदार कोई है नहीं, उनकी सेवाएं तो ली नहीं। जहाँ ली थोड़ी बहुत देर, उनकी जो ट्रांसफ़र हुई उसके पीछे भी जो है कुछ न कुछ सेंस कुछ और है। वहाँ भी गोलमाल की बात आई, वो भी दबा दी गई। और कोई एक चीज़ नहीं है, मतलब आप ये दावा नहीं कर सकते। और अभी 1 साल हुआ है और जो कुछ कहा जा रहा है, ये जितनी ये पुस्तकें हैं, मतलब देखिए एक साल में ही एक अफसर को लेकर, ईमानदारी को लेकर जो परिभाषाएं हैं वो बदल जाती हैं, और शायद इसी का नाम राजनीति है। आज खेमका साहब की बात कांग्रेस वाले कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब खेमका साहब के माध्यम से पहले भारतीय जनता पार्टी या इनेलो घेरती थी कांग्रेस को, आज कांग्रेस खेमका का नाम ले रही है, यानी ईमानदारी की कद्र तो है। इनेलो के बराड़ साहब हमारे साथ हैं। बराड़ साहब, जो बात हो रही है पहले फेज में, पहले राउंड में हम भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है ईमानदारी से? ऐसा है मुकेश जी, भ्रष्टाचार कम होना तो दूर की बात है, भ्रष्टाचार बेहिसाब बढ़ा है और बेलगाम हुआ है। और ये जो किसानों के जो मुआवजे की बात आई थी, उसमें भ्रष्टाचार के कारण किसानों को मुआवजे में बंदरबांट हुई और किसानों को नुकसान भुगतना पड़ा। सीएम साहब ने खुद जाके करनाल में जो धान की खरीद थी वो देखी, पर्ची 1450 की कट रही थी, 1200 और 1300 में धान बिक रहा था। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। भ्रष्टाचार के 1000 उदाहरण मिलेंगे। ये जो पुस्तक की बात करते थे मेरे साथी अमित आर्य जी, जो ये किताबें तो पब्लिक रिलेशन वाले, चाहे किसी सरकार ने कोई काम किया नहीं किया, वो तो हर साल छाप के उनके हाथ में पकड़ाया करते हैं। इन बातों को छोड़ो, मतलब ये जो अनुभव है, एक लाइन में पूरा करना चाहूंगा। ये इनका चुनाव घोषणा पत्र है। इस चुनाव घोषणा पत्र में अगर अमित आर्य जी या ये साथी पढ़ लेते और इनको ये कहने का, ये दावा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इन्होंने कोई काम किया है। इनमें इन्होंने वायदा किया था कि बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे।
देंगे, आज तक नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 6,000 9,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक नहीं दिया। किसानों को 50% उसके लागत के साथ लाभकारी मूल्य देने की बात थी, आज किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल रही। आज इन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था, वो नहीं किया। इन्होंने कृषि राहत प्राधिकरण बनाने की बात की थी, वो नहीं किया। इन्होंने जो बिजली और दूसरी बातें थी, जितना एजुकेशन को, हेल्थ को लेके जितने दावे ये किए थे, ये सारे के सारे इनके खोखले साबित हुए हैं। पूरी तरह से सरकार विफल रही है और सरकार की ये मान लेना चाहिए। हम ये आज मानते थे कि मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1 साल होने को है, तो वो कम से कम 4-5 बड़ी घोषणाएं करेंगे। कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात करेंगे, वेतन विसंगतियां दूर करने की बात करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने और किसानों को 50% लाभ देने की बात करेंगे। कोई उनमें से एक भी वायदा नहीं किया गया। इन्होंने गेस्ट टीचर पक्के करने की बात की थी, आते उनको नौकरी से निकाला। इन्होंने जितने भी वायदे किए थे, उन वायदों के विपरीत जाके काम किया। किसानों की आज वो दुर्दशा हो रही है जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुई थी। इन्होंने थानों में लाइन लगवा के एक लाइन समाप्त हुई आपकी। जो उपलब्धियां हैं वो ढुल साहब, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप ये हैं कि जो घोषणा पत्र दिखाया गया था लोगों ने, जिस पर वोट दिए थे, उस घोषणा पत्र को आप लोग भूल गए। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से फोन पर मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तो मुख्यमंत्री ने आज कर ली, 26 तारीख को पूरा होंगे। मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा 26 या 27 को, और उसमें एक प्रश्न पत्र वो तैयार कर रहे हैं, और वो प्रश्न पत्र का जो आधार है, जो सिलेबस है, वो आपका घोषणा पत्र है। तो घोषणा पत्र के आधार पर लोगों की आशाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतर पाई भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पर मुकेश, देखिए, विपक्ष का काम तो आलोचना करना ही है, और मैं आपको घोषणा पत्र को आधार मान रहे हैं। हाँ, उसी पर आऊंगा। देखिए, हमने जब बहस की शुरुआत की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया, ओएसडी मीडिया आपके साथ बैठे थे, आपने 5 उपलब्धियां पूछी, उनसे पहली उपलब्धि के विषय में बात हुई। और राम सिंह बराड़ जी जो मेरे बड़े भाई हैं, वो तो इतना धैर्य भी नहीं दिखा पाए कि एक ही बात पर बात करते अपना पूरा का पूरा एजेंडा एक ही बार में बता दिया कि अब इसके बाद उनके पास शायद कुछ नहीं बचेगा। मैं जो अब सुनिए राम सिंह जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, इससे पहले जब सरकार आई थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उनका नारा था कि भयमुक्त शासन देंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने भयमुक्त शासन तो दिया, लेकिन भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लांघ दी और जो प्रदेश के ऊपर कर्जा डाला, उसके लिए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को भी जड़ से उखाड़ दिया। अब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने यह चुनौती थी कि हम भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे 1 साल में, मेरे बड़े भाई आपने पूछा रण सिंह मानसी से कि भ्रष्टाचार का कोई मामला बताएं, पूरे 1 वर्ष में कोई मामला नहीं बता पाए। इन्होंने जो 2 मामले बताए, जिसमें यह कहा कि एक बार एक मंत्री जी और उनके बीच में झड़प हुई, उसकी जांच चल रही है। दूसरा, अभी इन्होंने कल के अखबार में जो दैनिक पंजाब के ट्रिब्यून में छपा, पंजाब केसरी में, उसके ऊपर आरोप किया। मैं ये कहना चाहता हूं यहां स्पष्ट तौर पर पूरे मीडिया के सामने, आपके चैनल पर, कि वो उसका नाम बता दें। जब इतनी खबर का पता है कि फला मंत्री के बीच और मुख्यमंत्री जी के बात हुई, तो आप उसका नाम भी सार्वजनिक कर दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने इस भ्रष्टाचार को लेकर के इतने कटिबद्ध है कि वो तत्काल उसका इस्तीफा ले लेंगे। तो भ्रष्टाचार की सीमाएं हरियाणा सरकार ने किसी भी तौर पर जो सीमाएं थी, उनको बांध के रखा है। अपने मंत्रियों से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को रोक के दिखाया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। मुख्यमंत्री जी के समय में 4 नंबर कोठी पर एक पूरा भव्य लंगर चलता था, जो कि मुख्यमंत्री जी के साथ लगती कोठी थी। उसमें 2.5 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी बीएनआर के, मैं कोट करता हूं आपके सामने, सिर्फ राशन का खर्चा था। आज वहां पर हमारे स्पीकर साहब रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई गेस्ट हाउस अभी आज की डेट में नहीं चल रहा जहां लोग आए, भोजन की व्यवस्था हो और मुफ्तखोरी करें और खाएं, और एक सरकार के जो पैसे हैं, आम आदमी का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग। जी, उम्मीद है आपने अपनी बात आराम से, तसल्ली से रखी होगी। ठुकराल साहब हमारे साथ मीडिया एडवाइज़र भी हैं मुख्यमंत्री साहब के, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। सीएम साहब को भी आज आपने विस्तार पूर्वक सुना हरियाणा निवास में। जो ये 1 साल की उपलब्धियां मुख्यमंत्री साहब गिनवा रहे हैं, और जो विपक्षी इन उपलब्धियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं आप? देखिए, में भ्रष्टाचार की बात, जो भ्रष्टाचार की बात ही कर लेते हैं, एक इशू ले लेते हैं। भ्रष्टाचार 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये आपके समाज का हिस्सा बन गया है। इसे कोई कह दे कि मैंने जड़ से उखाड़ दिया, मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार दे दी, कोई सिफारिश नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा, इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं होगा। सवाल यह है कि राजनीतिक में जो लोग इस वक्त लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं या बाकी मंत्री हैं,
अगर वो रिश्वत नहीं ले रहे, रिश्वत से दूर होकर काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी जी। नीचे के अफसरों को रोकना, नीचे जाके ट्रांसपेरेंसी लाने, जैसे इन्होंने इंटरनेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का जो तरीका अपनाया है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अभी तक जिस तरीके से हमारा पटवारी, पुलिस जहाँ जहाँ चल रही है, ये रिश्वतखोरी में ही चलता है सारा काम, कि आपकी FIR 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन दाखिल नहीं होती। अब इन्होंने किया है कि आपके साथ आप इंटरनेट पे जाइए और दाखिल कर दीजिए, वो कम हो रहा है। और इंटरनेट पढ़ने वाली पब्लिक कितनी है हमारे पास? वही प्रॉब्लम है ना। सवाल ये है कि ये बातें काफ़ी धीरे धीरे होंगी। अगर पॉलिटिकल करप्शन ना हो, पॉलिटिशियन करप्ट ना हो, इनके MLAs और इनके मंत्री पैसे ना लें तो ठीक है। अब जो बात एक चल रही थी जिसका कल हमने बुलेटिन पे भी जिक्र किया, पंजाब केसरी उस खबर से, मैंने आज मुख्यमंत्री से बात की। मैंने उनसे पूछा बाद में कि ये खबर क्या है, क्योंकि जिसका ये अखबार है वो बीजेपी का लोकसभा का मेंबर है, उसकी इजाज़त के बिना उसका एक सीनियर जर्नलिस्ट ये खबर कैसे छाप सकता है और आपको ये कहते हुए कैसे कोट कर सकता है। उन्होंने कहा मुझे भी इस खबर से हैरानी हुई है, मैं ज़रूर उस व्यक्ति से बात करूंगा कि मुझे वो नाम बताए कि कौन सा मंत्री है, कैसे है। कोई नाम भी 2-3 वहाँ आ गए, एकदम किसी ने बोल दिए। लेकिन सवाल ये है कि उस खबर से सरकार की छवि में एक फ़र्क आता है, उस छोटी छोटी खबरों से आता है। अगर गुड़गांव में कोई 500 करोड़ 100 करोड़ की बात कर रहा है, वहाँ से भी वो बात चलती है। सरकार को इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि रिश्वत का जो आलम था ना, ये तो मान के चलेंगे। आखिर कांग्रेस 10 साल में रही, कि अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ गलत भी किए होंगे, लोग ऊब क्यों गए इतने क्यों तंग आ गए? बिल्कुल ठुकराल साहब, आपको हल्की सी खांसी भी आ रही है और मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। आप कहीं मत जाइए। आज की परिचर्चा पे आधारित होगी और ये एक हेल्दी डिस्कशन के तौर पर आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कहीं मत जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनोहर लाल खट्टर भरा CM सा घना सियाना। मनोहर लाल खट्टर भरा CM सा घना सियाना। मनोहर लाल खट्टर भरा CM सा घना सियाना। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बिग बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में बात हो रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार की। जी हां, खट्टर साहब की ये सरकार 26 तारीख को 1 साल पूरा करने जा रही है और इसी उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तकरीबन 2 घंटे तक अपने 1 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। लेकिन विपक्ष कह रही है जी ये तो कम है, क्योंकि जो आपने वायदे घोषणा पत्र में करे थे, उन वायदों के लेकर तो हम एक प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं और हम भी एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद ठुकराल साहब, संपादकीय सलाहकार ETV के, अमित आर्य जी हैं मीडिया एडवाइज़र, मनोहर लाल खट्टर साहब CM साहब के OSD हैं, मान साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर और बराड़ साहब इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ढुल साहब। आप सबका ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले अमित जी, हमने बात की थी आपकी 5 उपलब्धियों की, एक आपने गिनवा दी, 2 और हम जानना चाहते हैं, दूसरा दौर है। वैसे तो पहली का विषय, क्योंकि इतना सब कुछ बोला, बाकी मान साहब ने, बराड़ साहब ने, ठकराल साहब ने, तो संक्षेप में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा पहली दौर के इसको समअप करने के लिए कि जब आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए ईमानदार होते हैं और आपकी जो नीयत है वो ठीक होती है, तो आप उस लक्ष्य को पाते हैं। तो इस प्रदेश के अंदर से करप्शन समाप्त हो किसी भी स्तर पे, उसका प्रयास भरपूर तरीके से, ईमानदारी से ऊपर से नीचे तक करने का प्रयास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शासन में ट्रांसपेरेंसी हो, उसके लिए जो ठकराल साहब ने भी एक बात कही, उसको स्वीकार भी किया, मुझे अच्छा भी लगा
बहुत ईमानदारी से कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है तमाम सारी सर्विसेज में, और ख़ास तौर पे जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे पूरी उम्मीद भी है। हम ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि 1 वर्ष के अंदर सरकार ने प्रदेश को बिल्कुल करप्शन मुक्त कर दिया है, लेकिन हमारा प्रयास पूर्णतः ईमानदारी पूर्ण है और इसमें अपने को सफलता मिलेगी, ऐसी अपने को पूरा विश्वास है। अगली 2 उपलब्धियां। दूसरी उपलब्धि है किसानों को लेकर। देखिए, सरकार बनने के बाद कितनी प्रकार की, चाहे वो इंसानी विपत्ति हो, चाहे वो प्राकृतिक विपत्ति हो, वो आना हुआ प्रदेश के अंदर। आप देखिए कितनी जिसको कहते हैं कि एफिशिएंसी के साथ किस तरीके से आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर किसानों के साथ प्रकृति ने एक तरीके का मजाक भी किया और इतनी बड़ी विपदा किसानों के ऊपर आई। आप सोचें कि पिछले 10 वर्षों के अंदर भी लगभग 1100 करोड़ रुपए किसानों को उनके इस विपत्ति के समय में, जो सरकार के नाते एक जिसको कहते हैं कि जिम्मेवार सरकार के नाते गिरदावरी कराना, गिरदावरी के साथ साथ हो सकता है उसमें कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, लेकिन फिर भी वो प्रदेश, जो प्रदेश एक तरीके से कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, वो प्रदेश जहाँ पे जिसको कहते हैं कि तमाम सारे उपकरण, उपलब्धि ये कि किसान जो विपत्ति में थे उनको 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। मान साहब, भारतीय जनता पार्टी में आए सरकार ने, विपत्ति में थे तो सरकार पूरी तरीके से उनके साथ पिछले 10 साल तक रही, वो नहीं दे पाई। ये कहना है 1100 करोड़ का जिसको कहते हैं कि मुआवजा देना, बांटना, उसमें कोई प्रशासनिक कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप देखें तो इतने कम समय में सब कुछ करना और बांटना, क्या ये उपलब्धि नहीं है? ईमानदारी से बताइए। 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जी इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार थी 10 साल तक, उन्होंने 10 साल में इतना मुआवजा नहीं दिया। जहाँ तक 1100 करोड़ रुपए की बात है, निश्चित रूप से एक बड़ा अमाउंट है, इस पे डिस्प्यूट नहीं है। सवाल ये है कि क्या 10 साल में इतने बड़े पैमाने पे ओलावृष्टि से और बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ? ये एक पैमाना है, मुआवजा प्रति एकड़ दिया जाता है। 80 साल का इस क्षेत्र में, जो आज हरियाणा है, ये पहले हरियाणा नहीं था, पंजाब का हिस्सा था, इस क्षेत्र में 80 साल का रिकॉर्ड टूटा बेमौसमी बारिश का और ओलावृष्टि का, तो निश्चित रूप से उसका वॉल्यूम बड़ा होना था। लेकिन उसमें धांधलियाँ भी बहुत हुई और बहुत सारी शिकायतें सरकार के पास भी पहुंची, कुछ का निदान हुआ, कुछ का अब तक भी नहीं हुआ। लोग अब पिछले दिनों तक धरने पर और प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन मैं एक अच्छा हुआ अमित जी आ गए और किसानों पे बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार तक बात ज़रूर पहुंचेगी। एक बड़ी जो आज के दिन जो एक इशू है वो है धान की, खास करके बासमती किस्म का जो 1509 है, उसकी जो कीमतें हैं वो बिल्कुल जो साधारण जो धान है उसके बराबर, यानी MSP के बराबर ला करके खड़ी कर दी। तो सरकार की तरफ से कोताही पे जो है चर्चा करना मुनासिब होगा। कहीं भी पिछली साल भी यही दिक्कत आई थी और इस साल भी है। जो इसका कारण है वो ये है कि खाड़ी के जो देश हैं और उनमें उन्होंने जो अपनी आयात नीति थी उसमें परिवर्तन किया, और उस वजह से यहाँ से जो निर्यात होता था बासमती, जिसमें 1509 भी था, वो 4500 रुपये पर क्विंटल के भाव तक जा पहुँचा था। बड़ी डिमांड थी, लेकिन वो उसमें परिवर्तन की वजह से जो यहाँ के एक्सपोर्टर थे उनको उतना फ़ायदा नजर आया और उन्होंने हाथ खींच लिए। और जो रिबेट देता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी जो है न पिछली साल और न इस बार जो देना चाहिए था वो नहीं दी। सुनिए, हम ये कह रहा हूँ, तो सरकार का फ़र्ज़ था, हरियाणा सरकार का फ़र्ज़ था, क्योंकि हरियाणा के किसानों का मसला सबसे ज़्यादा था, उसके बाद पंजाब का भी था, कि वो भारत सरकार से बात करते, कि वो खाड़ी देशों से बात करें। एक दुनिया में एक चलन है कि जो देश नहीं यदि किसी दूसरे देश के साथ बातचीत में सहमति पर नहीं पहुंचता तो WTO में जाते हैं। तो सरकार ने न तो उन देशों से बात की, उनकी जो नई नीति बनी थी उसको लेकर के, जिससे यहाँ के जो किसान धान उत्पादक थे बासमती के, उनको नुकसान हुआ, पिछली साल भी हुआ और इस साल भी हुआ, और न हरियाणा सरकार ने उसका नोटिस लिया,
न वो केंद्र सरकार से संपर्क किया और न ही केंद्र सरकार ने उसका संज्ञान लिया, न खाड़ी देशों से बात की। ये उनसे सब बात असफल होती अक्टूबर 2014 के बाद हुआ है जी, इससे पहले ठीक चल रहा था सारा, अक्टूबर 2014 से पहले। हाँ बिल्कुल चल रहा था जी। तो इसका बिल्कुल सीएम साहब के एडवाइजर साहब हैं, तो लगता है कि जो सरकार तक है वो कांग्रेस की आवाज़ या जनता की आवाज़ पहुंची होगी। जी बराड़ साहब आपके पास आ रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने अपनी उपलब्धि गिनवाई है वो ये कह रहे हैं कि मुआवजा इन्होंने खुल के दिया सरकार ने। ऐसा है मुकेश जी, मुआवजे वाले इशू पे पहले भी कई बार डिस्कशन हुई है। आज तक का सबसे भयंकर जो था वो बारिश हुई, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था रुक रुक के लगातार हुआ था। हमने विधानसभा में भी हमारी पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी अभय सिंह जी ने मांग की थी कि इसकी युद्ध स्तर पे इसका गिरदावरी करवाई जाए ताकि लोगों को समय रहते उसका ठीक मुआवजा मिल जाए और उसकी ठीक गिरदावरी हो जाए। इन्होंने समय पर गिरदावरी नहीं करवाई, जिससे जिन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था वो वंचित रह गए और जिन्होंने कहीं कोई ईंट भट्ठा था, कहीं पॉपुलर था, कहीं को बरसीम थी, ऐसे लोग पटवारियों से मिलके पैसे देके अपनी को करवा गए और उनके नाम भी दिए थे जिन गांवों में गलत हुई थी और पूरी सूची भेजी थी मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष ने। और मुझे खुशी होती अगर आर्य साहब अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो किसानों के साथ वायदे किए गए थे उसकी बात करते। ढोल साहब एक किसान के बेटे हैं और चुनाव घोषणा पत्र एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी और लोगों के बीच एक तरह का अंडरस्टैंडिंग होती है कि किन मुद्दों पे वो लोगों से वोट ले रही है, उस पे जिक्र ना करना, उससे भागना और उसके बारे में इधर उधर की बातें करना ये अच्छी बात नहीं है। मुकेश जी मैं एक लाइन में समअप करना चाहूंगा कि लगातार 3 फसलें किसानों की बर्बाद हो गई हैं। ये सरकार आते ही नरमा कपास 2000 रुपये क्विंटल सस्ता बिका, जो बासमती धान 4500 बिकता था 3000 में बिका और उसके बाद गेहूं की फसल किसानों की बर्बाद होगी, मुआवजा ठीक से मिला नहीं और अब सफ़ेद मक्खी की वजह से नरमा कपास बर्बाद हो गया। सरकार ने इस बार भी गिरदावरी में वही ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है और अब जो बासमती है वो 1450 पे आ गई और उस पर भी सरकार का ये कहना कि हम 4500 वाला बासमती 1450 में खरीद के किसानों पे बहुत बड़ा कोई रहम कर रहे हैं, बहुत बड़ा उन पे एहसान कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। किसान हरियाणा का बर्बाद हो रहा है उसके बारे में, और ये पहली बार इतिहास में होगा। ये जो किसानों के बारे में उपलब्धि बता रहे थे ये उपलब्धि इनकी है कि किसानों की थानों में महिलाओं की लाइनें लगा के भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं जी। ढुल साहब ये तो बहुत नाराज लग रहे हैं, मान साहब हों चाहे बराड़ साहब हों, आप कह रहे हो कि 1100 करोड़ का मुआवजा बांट दिया, लेकिन दोनों पार्टी या इनके मुताबिक जो हरियाणा के किसान भाई हैं वो तो राजी नहीं है इससे। आप जाके किसानों में जाके बात तो करो। मुकेश जी वो एक कहावत है, एक मिसाल दूंगा दोनों पार्टियों के लिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ। ये कौन मैं वही बता रहा हूँ। अपने आप को किसान की पार्टी बताने वाले दोनों पक्ष जो है आज इस बात को लेकर के स्वीकार और हजम नहीं कर पा रहे हैं कि कितने अभी आरोप नहीं लगा पाए। मेरी बात सुनिए बराड़ साहब, मैंने आपकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी थी, मेरा विनम्र अनुरोध है आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद अपने विचार रख सकते हैं। रिकॉर्ड समय में मुख्यमंत्री जी ने एक डेडलाइन तय की कि उस दिन तक सभी जिलों की गिरदावरी हो जानी चाहिए। 1 या 2 जिलों के 1 या 2 गांव को छोड़ करके किसी वजह से वो नहीं हो पाई, बाकी हुई। रिकॉर्ड समय में मुआवजा बटा और कांग्रेस की तासी करने वाली सरकार ने किसानों के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया था वो आपके चैनल के माध्यम से और इस देश की प्रदेश की जनता ने बहुत बार देखा है। 1 और 2 रुपए के चेक दे करके इन्होंने जो किसानों की हितैषी होने का दावा किया था उसका इनाम किसानों ने इनकी सरकार को दे दिया है। और एक छोटी सी बात अभी आपने कहा था कि एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर क्या होता है मैं आपको बताऊं, चुटकी ले रहा हूं छोटी सी, कि जो सरकार में जो क्लास में फेल हो जाते हैं स्टूडेंट वो निश्चित तौर पर प्रश्न पत्र के ऊपर समीक्षा करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या गड़बड़ था भाई प्रश्न पत्र में, हम एक नया प्रश्न पत्र बनाएंगे जिससे कि ये प्रश्न पत्र जिन्होंने हमें फेल किया है ये उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। जी बाकी तो सब ठीक लगा मुझे आपका, लेकिन ये जो आपने नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाला जो ये जोड़ा था ये मुझे समझ में नहीं आया। ठुकराल साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीनों पार्टियां हैं अपनी और जो सरकार का रुख आपने सुना, जो किसानों वाला मुद्दा है इसमें सरकार आपके लिहाज से कितनी पास हुई और कितना अभी कार्य करना बाकी है? देखिए मुकेश जी ये बहुत दुख की बात है, ये तीनों पार्टियां किसानों के मसले को समझ नहीं रही। जो खेती का संकट है, हमने आज भी पूछा था मुख्यमंत्री से कि आप बताइए खेती का संकट क्या है, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं हो रही।
आप समझिए ना कि खेती में ये संकट नहीं है कि आपने बड़ा अच्छा किया, इसकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए कि 1100 करोड़ रुपए बांट दिया। उसके बाद आपने कोशिश की, चाहे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बाजरा खरीदो, मक्की खरीदो और बाकी फसलों को भी ले। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने मांगी है, हरियाणा सरकार ने पेश की है सेंटर से, वो उससे बहुत कम भाव पे सेंटर ने फिक्स किया है। ये उनकी मजबूरी होगी, समझ लीजिए। सवाल यह है कि खेती में 3 किस्म का संकट चल रहा है। एक तो ये है कि खेती से लोग भाग रहे हैं क्योंकि खेती में प्रॉफिट कोई नहीं है। प्रॉफिट इसलिए नहीं है कि उसकी लागत बढ़ रही है और उसकी कीमत उसको कम मिल रही है। वो संकट में, ये अकेला हरियाणा प्रदेश नहीं है, सारा हिंदुस्तान इसमें से गुजर रहा है। अब हिंदुस्तान की जो बड़ी सरकार है दिल्ली में, उन्होंने भी कोई ख़ास इसके बारे में तवज्जो देके एक कोई ऐसा पेपर, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया कि हम ये स्टेप्स लेने जा रहे हैं। अब ये एडहॉक स्टेप्स हैं। नुकसान हुआ, आपने मुआवजा दे दिया, उसके बाद फिर नुकसान होगा, फिर मुआवजा दे देंगे। आज देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि एक शुगर मिल है, उसको हमने 45 करोड़ रुपया बिना इंटरेस्ट के पैसे दे दिए ताकि किसानों को दे दें। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल 10 साल तक अगर वो मिल कामयाब नहीं होती, प्रॉफिट में नहीं जाती, क्योंकि चीनी के भाव कम हैं, गन्ने का भाव ज़्यादा है, वो मैच नहीं करते आपस में, वो घाटा चलेगा। इसका ये इलाज तो नहीं होगा ना कि चीनी का भाव कम होगा, गन्ने का भाव ज़्यादा होगा, हर साल ऐसे होगा। हर साल सरकार अपनी जेब से 45, 50, 200 करोड़ रुपया, 400, इस वक्त 300 करोड़ रुपया तकरीबन हरियाणा सरकार दे चुकी है, कोई इधर से कोई उधर से करके। अब इसका इलाज क्या है कि दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकें, और जो मार्जिनलाइजेशन हो रही है, ज़मीन के टुकड़े हो रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, और किसानों को, किसान के बच्चों को कोई ऐसी एजुकेशन, कोई स्किल डेवलपमेंट, ऐसे कामों में लगा के उनको खेती से बाहर निकल रहे हैं तो उनको कुछ और दिया जाए। ये खेती के सारे संकट को समझें तो ताकि सुसाइड रुक जाएं, किसान खुश हो जाएं और खेती लाभवंत हो जाए। इसके लिए अभी योजना नजर नहीं आती। जी अमित जी, जो अभी बाकी मैंने 5 उपलब्धियों का जिक्र किया था शुरू में, 2 आप गिनवा चुके हैं, बाकी 3 के बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी साल तक मीडिया में भी रहे हैं और पत्रकारिता में काफ़ी उम्र आपने बिताई है, अब मुख्यमंत्री साहब के बिल्कुल क्लोज हैं आप। मुख्यमंत्री साहब को किस तरीके का व्यक्तित्व आंकते हैं, जो 1 साल का उन्होंने शुरू में मान लिया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि जब मैं आया था, जब मेरा अनुभव 0 था, आज 1 साल का अनुभव हो गया है, यानी राजनीति का 1 साल का ईमानदार रहे अभी तक। तो आप, क्योंकि पत्रकार की दृष्टि से मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, कैसे आंकते हैं मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व को ओवरऑल व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, लीडर के तौर पे? कुछ वीक पॉइंट्स भी मुकेश जी, आपने वाकई में बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं एक पत्रकार के नाते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इससे पिछली सरकार भी देखी है, और मैं कोशिश भी करता हूं कि मेरा पत्रकार जिंदा रहे, ताकि मैं चीज़ों को और संवेदनशीलता और क्लैरिटी के साथ देख सकूं, और जो भी सुझाव हो सकते हैं प्रदेश के भले के लिए, मैं वो सुझाव दे सकूं। वो मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं फेयर होऊंगा, या मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँगा। तो मेरा भी प्रयास है उस तरीके से कि, और आपने जो सवाल किया इसमें कोई दो राय नहीं है, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, और वो विपक्षी भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरी बहुत सब लोगों से बातचीत होती है, सब प्रकार के लोगों से बातचीत होती है, पत्रकार भी सब प्रकार के पत्रकार हैं, उन सब से बातचीत होती है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनके व्यक्तित्व में उनकी जो इंटीग्रिटी है, मतलब ईमानदारी की जहाँ तक बात है, तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है, सोना है वो आदमी, और उनकी ईमानदारी पे वाकई में कोई शक नहीं किया जा सकता। उनके विरोधी भी, दुर्विरोधी भी इस बात को मानते हैं, पहली बात। दूसरा, वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, मतलब ये बात मैंने उनको 1 सेकंड भी कभी आराम करते नहीं देखा। कहीं बाहर से भी आ रहे होंगे या कहीं बहुत दूर से ट्रैवल करके भी आ रहे होंगे, गाड़ी से उतरेंगे, सीधा ऑफिस जाएंगे, चाहे उनकी अगली जो भी उनकी मीटिंग्स रहती हैं, तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने देखा कि इस उम्र में हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितना इस उम्र में वो अपने 1-1 मिनट का, 1-1 सेकंड का वो इस्तेमाल करते हैं। मेहनती हैं, ईमानदार हैं, ये कह रहे हैं अमित तारे। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक, और कहीं ना कहीं मतलब उनके जो चहेते थे वो एक गाना बना के लाए थे हरियाणा में कि दूध दही का खाना और
जो हमारा हरियाणा हरियाणा। और जो हमारे सीएम हैं वो हैं घना श्याणा, तो घना पे लेकर इसके अभी भाव पे आपत्ति- जाना, इसके भाव पे आपत्ति भी जाना उठा चाहिए। रहे थे, तो वो जो घना घना श्याणा श्याणा- वाली जो बात है जी, जी, वो जी। अभी जो उनके 2-3 बयानात आए हैं, हालांकि उन्होंने हामी नहीं भरी, उस पर सफाई भी दे दी। जैसे बीफ वाला बयान था, बीफ वाले बयान को लेकर आम आदमी को लगता है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान है ये गलत कोट कर दिया गया, या उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कुछ लोग मानते हैं। देखिए, लेकिन उनका- हमें तो ये लगता है कि बीफ वाला बयान देकर तो उन्होंने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया। जिस परिवेश से वो आए हैं, संघ से उनका आना है, जी, जी। तो संघ की विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। मीडिया पे कंट्रोवर्सी हुई तो कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये लेकिन मीडिया की ही कंट्रोवर्सी है। मैं वहाँ पे खुद मौजूद था जब ये इंटरव्यू चल रहा था। बीच में थोड़े से मिनट के लिए मैं बाहर गया था, और जिस कंटेस्ट में उन्होंने ये बात कही, अगर हम पूरे के पूरे उसको वाक्य को और पूरे के पूरे उस कंटेस्ट को अगर वो दें, मैं पत्रकार के नाते भी इस बात को कह रहा हूँ, तो उनके पीछे का जो भाव था, उनका कहना था, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप ये कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि इशू बनने वाली बात नहीं थी। गाय की पूजा तो यहाँ मान साहब अगर से बात करें तो मान साहब भी कहेंगे कि यस, गाय को जिसको कहते हैं कि पूजते हैं, या गाय हमारी, हम माता के नाते उसको मानते हैं। हम बराड़ साहब से भी बात करेंगे तो, और उसका तो उन्होंने बड़ा डिटेल में वो बातचीत कर रहे थे। और मैंने उस इंटरव्यू के बाद ये कहा भी कि वो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यू था। और दूसरा, वहाँ कहीं ना कहीं वो राजनेता के साथ साथ, मुख्यमंत्री के साथ साथ अध्यापक की भूमिका में भी आ गए थे। वो इस तरीके से पूरे के पूरे डिटेल्ड उसमें उस सारी चर्चा को कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सजग रहना चाहिए, पत्रकार जब बातचीत कर रहे होते हैं तो शब्दों का चयन चाहिए, शायद वो चालाकी उनमें नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी मासूमियत से सारा विषय डिस्कस किया। वो जो संपादक जो वो कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा की विधानसभा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इससे सुंदर उदाहरण नहीं हो सकता पूरे देश के अंदर कि हरियाणा की विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मतलब उन्होंने किस तरीके से इस पूरे गौ संवर्धन और गौ संवर्धन वाला जो विधेयक था उसका समर्थन किया, किस तरीके से चौटाला साहब ने उसका समर्थन किया, किस तरीके से मेवात से आने वाले जो हमारे एमएलएज हैं उन्होंने खड़े होकर पार्टिसिपेशन किया, समर्थन किया। फिर उन्होंने मेवात का उदाहरण दिया कि मेवात के एक कार्यक्रम में गए, वहाँ उन्हें गाय दी गई। गाय देने के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये एक तरीके से कहा कि नहीं, हमें दूसरे उसका सम्मान भी करना चाहिए, और गाय जो है उसका आर्थिक पहलू भी है। अगर गाय समाप्त हो जाएगी बिल्कुल, तो आज देश आज के भी अंदर हमने पूछा था, जो तो आज ये भी स्थिति- उन्होंने डिनाई नहीं किया। हम यही तो कह रहे हैं कि जो संघ की तो वो तो विचारधारा इसका है, उदाहरण वो दे रहे थे। विचारधारा और को आगे बढ़ा हरियाणा रहे के अंदर, आज वैसे एक- ठकराल साहब, हरियाणा के अंदर ये कानून बन चुका है। जी, बन चुका है। राष्ट्रपति जी को सिर्फ अभी आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आपको ये सूचना वो भी मिल जाए। ये कानून बन चुका है। ये वैसे ही है जैसे गुजरात के अंदर आप शराब नहीं पी सकते, आप वहां पे बैन है उस तरीके से। तो अगर आपको पीना है तो आप किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे गुजरात की शराब या वाला किसी हाल ना हो जाए। हैं? किसानों के इशू पे नहीं बोल पाया आप। जी। नहीं, बोल हाँ, देंगे आप। तो ये सारा ये विषय था, बात मान लो। ये सारा विषय था। और उस सारे में नहीं, आज भी भी हमारी उनका बात हुई बड़प्पन, उनसे। ठकराल साहब आपने भी बात की, आप इतनी देर उनके साथ बैठे, उनका बड़प्पन देखिए। अगले दिन सुबह उन्हें लगा कि हो सकता है कि उनके शब्दों से अगर किसी को आहत हुआ हो, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि मैं खेद व्यक्त कर सकता हूं। बहरहाल अमित आर्य जी ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन हम जो समझते हैं, मुख्यमंत्री का जो संबंध है पिछले 4 दशकों से संघ के साथ रहा है, और जो संघ का जो साथ है वो को आज भी नहीं लगता कि ये जो बोला उन्होंने कुछ गलत बोला। और जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो संघ है, भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, उनको एक बार लगा है कि हरियाणा में उनका आदमी काम कर रहा है, और उसमें उनके दो कद हिस्से का हैं। कहीं इस ना कारण कहीं से कोई इजाफा- कहना हुआ है या ये कोई दिखाना था इजाफा मुकेश ही जी, हुआ है, या किसी तरीके ऐसा से हमारा मानना ऐसा है। ऐसा अमित कोई आर्य वो अभी नहीं भले इसको माने ना माने, लेकिन हमारा मानना है कि इस बयान के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कद संघ के साथ साथ जो आला कमान है उसमें बढ़ा है। भले ही अमित शाह उनको बुलाएं और ये शो करें कि कोई कुछ कहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और भी बातें होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ठकराल साहब के पास भी लौटेंगे, आपसे भी बात करेंगे। बने रहिए ईटीवी के साथ, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन। मनोहर लाल खट्टर भरा सीएम सा घना सियाणा। मनोहर लाल खट्टर भरा सीएम सा घना सियाणा।
ब्रेक के बाद आप सबका बिग बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है। बिग बुलेटिन में बात आज हो रही है मनोहर लाल खट्टर साहब के 1 साल की। आज इस उपलक्ष्य में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में और अपनी उपलब्धियां गिनाई। 26 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो रहा है मनोहर लाल खट्टर साहब का। आज इस परिचर्चा का ये अंतिम दौर है। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर ओएसडी अमित आर्य हमारे साथ हैं। 2 उपलब्धियां आपने गिनाई थी, एक आपने बताई भ्रष्टाचार, दूसरी बताई आपने किसान हितैषी आपकी सरकार, और साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी का भी जिक्र किया। आखिरी दौर है, 3 जो उपलब्धियां मुख्य आप मानते हैं, ब्रीफ में आप उन्हें गिनवा दीजिए। वैसे मुकेश जी, ये अन्याय होगा। उपलब्धियों के साथ साथ हम जैसे सीएम साहब ने कहा भी इस बात को कि हम ठीक दिशा में चलने लगे हैं। हमें जो मिला, उन्होंने ये भी कहा कि उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, और जो हमें मिला हमने उसको स्वीकार किया। चाहे वो हमें कर्जा मिला, चाहे हमें जो सारे के सारे उपक्रम थे वो सारे के सारे कहीं घाटे में चल रहे थे। किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर तमाम सारे जिसको कहते हैं कि चाहे वो गेस्ट टीचर हैं, चाहे कंप्यूटर टीचर हैं, लैब टीचर, ये जितने भी आंदोलन थे, ये तमाम सारे जिसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले सिस्टम की खामियों का नतीजा थे। तो उन्होंने कहा कि चलो जो विरासत में जो भी मिला, लेकिन इस 1 साल में सरकार ने अपनी दिशा तय की है, और जिसको कहते हैं कि हम ठीक दिशा की ओर जा रहे हैं। जो जो खास मुद्दे थे आप देखें, अगर जैसे हम कहते थे कि नौकरियों में भाई भतीजावाद हुआ है, तो उसका इलाज ढूंढा कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। एक तरीके से 50,000 नौकरियां निकली हैं, जिसमें से 35,000 एडवर्टाइज हो चुकी हैं इस सारे इसमें। उसी तरीके से अगर आप देखें तो प्रदेश के अंदर जितने ये प्रोजेक्ट रुके हुए थे, चाहे वो KMP वाला विषय है, चाहे आपकी प्रदेश के अंदर जिसको कहते हैं कनेक्टिविटी की बात है, तो ये तमाम सारे इश्यूज पे सरकार ने अपनी दिशा तय की और हम आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। अगर आप देखें तो तमाम सारी वो जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, आप देखें तो सारे के सारे डिपार्टमेंट लगभग ई गवर्नेंस के साथ जुड़ने लग गए हैं। और उसमें चाहे आपका CM विंडो हो, हर समय हो, आधुनिकता की चाहे वो बिल्कुल सारी चीजों को, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि जवाबदेही तय हो सके एक तरीके से। ये बहुत बड़ी, मैं उपलब्धि के साथ साथ एक तरीके से सरकार का कहें तो उसकी मंशा साफ नजर आती है इस सारे के सारे इसमें। जीवान साहब, पारदर्शिता है और पारदर्शिता से ईमानदारी की खुशबू आती है इनको। देखिए, एक तो जब भी किसानों की फसलों के भाव पर चर्चा शुरू होती है तो बात घूम करके दूसरे मुद्दों पर चली जाती है। सचमुच में किसान जो है हरियाणा का, वो फसलों के भाव में इतनी पिटाई हुई है कि उसकी चैन जो है वो छीन ली है। ये जो विषय, इसको एक दिन और हम विस्तार से करेंगे। आज चूंकि खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो आज बुकलेट जारी की है, इसमें 48 ऐसे बिंदु हैं, यानी जो योजनाओं का जिक्र है कि जो सरकार ने नई योजनाएं शुरू की। एक बार ये इतना कष्ट उठा लें। देखिए, मैं तो इस पर 48 है, 48 है ये मेरे पास है। और आप घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो चुनाव के वक्त जारी किया था, इनको आप मिला करके देखें कितना बड़ा अंतर है। उनमें जो बातें थी उसमें बहुत कम, ना के बराबर इसमें जिक्र आया है। मैं जिक्र करूंगा, बहुत टाइम लगेगा। चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की बात वाली चीजें इसमें शामिल नहीं है ना। तो नई योजनाएं बेशक शुरू करें, अच्छी बात है। यदि सरकार का ये विजन है कि नई योजनाओं से हरियाणा को, समाज को लाभ होता है तो इट्स ओके। लेकिन आप जो जिस आधार पर चुनाव लड़ा था उसके नज़दीक सरकार नहीं गई। चाहे वो किसान का मसला था, चाहे बेरोजगार युवकों का था, चाहे एम्प्लॉइज का था, उसके ऊपर फोकस किए जाने की जरूरत है। बराड़ साहब आपके पास आ रहे हैं, आखिरी मिनट आपके। बेईमानी होगी। हाँ मुकेश जी, ऐसा है, ये जो चुनाव घोषणा पत्र की बात आपने भी की थी, मान साहब ने भी की है। ये जो चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने जो वायदे किए थे, उन वायदों के विपरीत काम किया। गेस्ट टीचर पक्के करने थे, पक्के करने के बजाय उनके लाठियां बरसाई, नौकरी से भी हटाया। इन्होंने बिना ब्याज के ऋण देने की बात की थी। अगर समय पे फसलें खराब होने पे नहीं दे पाए किसान, तो उनके अखबारों में फोटो देके पर उनको अपमानित करने का प्रयास किया। बिजली 24 घंटे देने की बात थी, 4 बार बिजली के रेट बढ़ा दिए। महंगाई कम करने की बात थी,
और वैट बढ़ा के डीजल पेट्रोल पे महंगाई बढ़ाने का काम किया। गन्ना मिलों की बात आई थी तो मैं 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। गन्ना मिलों में इनकी 3 जो प्राइवेट मिलें हैं, यमुनानगर, बांसों और नारायणगढ़, वो आज भी किसानों के गन्ने की बॉन्डिंग नहीं कर रही। किसान आधा हरियाणा जो गन्ना उत्पादन करने वाला उनसे प्रभावित होता है। मतलब किसानों वाले रोक रहे हैं, लेकिन अब जो समय है वो इजाजत नहीं दे रहा है। ठुकराल साहब आपसे और ढोल साहब आपसे माफी चाहेंगे कि ये जो आखिरी कमेंट है हम आपसे नहीं ले पा रहे हैं, समय की पाबंदी है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अभी सरकार को बस 1 साल की उपलब्धियां मनोहर लाल खट्टर साहब गिनवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष घोषणा पत्र को लेकर बैठा है और कह रहा है कि ये वो वायदे हैं जिनको लेकर आपको लोगों ने यहां पर सत्ता पर काबिज किया था। तो इन वायदों पर ध्यान दीजिए, नई योजनाएं लाइए, आपका स्वागत है। ईमानदारी अगर आती है तो भी आपका स्वागत है। तो अभी 1 साल पूरा होना जा रहा है, 26 तारीख को 4 साल अभी बाकी है। बहरहाल आज के बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।